Great evening, students. I hope you all are fine. In this video, I'm going to make a revision video for chapter number 4 and 5. आपके प्रीवियस 2 चैप्टर्स की जो थी वो तो प्रॉपर मैंने वीडियो बना दी थी. जो ये वीडियो रहेगी डियर, ये आपकी रिवीजन वीडियो रहेगी 4th and 5th चैप्टर के, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आपको इंटायर चैप्टर 4 and 5 नहीं दिया था फॉर योर PT2 सिलेबस. तो जितने टॉपिक्स आपको दिए गए थे फॉर योर PT2 उतनों की ही आपकी टॉपिक्स की मैंने ये रिवीजन वीडियो बनाई है. रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे जब हम क्लास में कर लेंगे. ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हमने किया हुआ है इन आवर क्लास, दैट इज़ योर ऑपरेटर. तो ऑपरेटर की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑपरेटर आपका क्या होता है. दीज आर सर्टेन सिंबल्स दैट ट्रिगर सम एक्शन. मतलब कुछ सिंबल्स होते हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ऑपरेटर, यानी परसेंटेज का सिंबल होता है. फाइन, तो इन ऑपरेटर्स की हेल्प से आपका क्या होता है कि कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, ट्रिगर होता है. ठीक है, तो अब हम कैटेगरीज पे चलते हैं. वैसे तो यूनरी है, बाइनरी है, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उतनी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ. आज हम सबसे पहली कैटेगरी जो करेंगे दैट इज़ योर अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे मैंने यहाँ दे रखी हैं कि प्लस की है, माइनस की है. ये देखिए, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन में आपको स्टार ऑपरेटर यूज़ करना है. सिंपल मैथ्स वाला मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ नहीं करना. डिवीजन में डियर आपकी 2 आएंगी. पहला है आपका ये वाला स्लैश, सिंगल बैक स्लैश, और फिर है आपका डबल बैक स्लैश. अब इनका डिफरेंस क्या है हम वो दोनों पढ़ेंगे. इसको आप सिंपल डिवीजन ऑपरेटर बोलते हो और इसको आप फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हो या इंटीजर डिवीजन. उसके बाद आपका परसेंटेज का सिंबल आता है, इसको आप मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हो और इस ऑपरेटर का यूज़ टोटली डिफरेंट है फ्रॉम योर परसेंटेज सिंबल. परसेंटेज का सिंबल फाइंड करता है आपकी परसेंटेज एक नॉर्मल मैथमेटिक्स में, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका चाहे कोई भी लैंग्वेज ले लो, एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन कंप्यूटर. तो इसका जो वर्क होता है वो होता है रिमाइंडर फाइंड करना व्हेन वी आर डूइंग डिवीजन. ठीक है, जो रिमाइंडर निकलता है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ये 2 ऑपरेटर्स का काम आपकी क्वोशंट फाइंड करना है. ये आपको प्रॉपर जो आपका फ्लोट फॉर्म में यानी जो डेसिमल फॉर्म में आएगा ये वो वाला क्वोशंट देगा. ये क्या करेगा, सिर्फ उस जो क्वोशंट आएगा उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको ट्रंकेट कर देगा. ट्रंकेट मतलब हटा देगा, और उसके बाद जो उसका इंटीजर फॉर्म बचेगा वो आपको देगा, लेकिन देगा क्वोशंट ही. लेकिन जो आपका परसेंटेज वाला सिंबल है डियर, वो आपको क्या देने वाला है, रिमाइंडर देने वाला है. ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका डबल स्टार ऑपरेटर. देखो, सिंगल स्टार का मतलब तो मल्टीप्लाई था, लेकिन अगर आप डबल स्टार लगा देते हो दैट मीन्स योर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. एक्सपोनेंशियल को सीधी भाषा में हम बोलेंगे कौन से वाला, जो आपका पार का ऑपरेटर होता था. जैसे मैथ्स में आप करते थे ना 2⁻³ तो कंप्यूटर को में तो कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ MS वर्ड में आप सुपरस्क्रिप्ट करके कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन तो नहीं करता ना, वो तो सिंपल बस 2⁻³ शो करता है. तो अगर आपको कैलकुलेशन करवानी है इन पाइथन लैंग्वेजेस में आपको ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे कंप्यूटर को समझ नहीं आता. तो अगर आपको 2⁻³ करना है तो आपको 2⁻3 लिखना पड़ेगा. तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको क्या इंटरप्रेट कर लेगा, 2⁻3. तो डबल इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर है आपका डियर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. तो अभी हम इनके थोड़े एग्जांपल पढ़ लेते हैं. जैसे मैंने करा एडिशन ऑपरेटर के लिए, मैंने लिखा 4 + 20 तो 24 हो जाएगा, सिंपल सा है. अच्छा, A की वैल्यू मान लो मैंने 6 ले ली, B की वैल्यू मान लो मैंने 5 ले ली, और A + B 5 करा. तो कंप्यूटर क्या करेगा, A की जगह 6 डाल देगा, B को रिप्लेस कर देगा विथ 5 एंड देन इट इज़ गोइंग टू ऐड 6 + 5 और आपको 11 आंसर मिल जाएगा. अभी देखो ये दोनों किस पे वर्क कर रहे हैं, आपकी इंटीग्रल डेटा पे. मैंने फ्लोट का एग्जांपल नहीं लिया बट मैं ले लेती हूँ. मान लो मैंने लिखा 4 + 20.0, तो ये अब आपकी फ्लोट डेटा टाइप बन गई. अगर आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो काइंडली गो इनटू माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने समझा रखा है, अब मैं नहीं समझा रही हूँ. सीधी वैसे इसका सिंपल मीनिंग होता है डेसिमल वाली वैल्यूज़. तो मान लो मैंने एक वैल्यू फ्लोट ले ली और एक मैंने इंटीजर की ले ली, तो कंप्यूटर यहाँ आपका एरर शो नहीं करेगा. कंप्यूटर क्या करेगा, टोटल आंसर को क्या कर देगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा. एक्चुअली पहले कंप्यूटर इसकी टाइप कास्टिंग करेगा, मतलब इसको क्या करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मैंने बताया था इंटीजर जो डेटा टाइप है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू योर फ्लोट. क्योंकि इंटीजर में तो सिर्फ प्लस माइनस और नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड योर जीरो. लेकिन फ्लोट तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स ले सकता है, डेसिमल वाले नंबर ले सकता है. दैट्स वाई फ्लोट आपका बड़ा है, डेसिमल वाला नंबर बड़ा है, तो उसको इंटीजर को 4.0 में पहले कन्वर्ट कर देगा, फिर ऐड करके आपको फ्लोट फॉर्म में आंसर दे देगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. जैसे मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन होती है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. अगर कोई आपको बोले 14 - 3 तो 11 मिलेगा. मान लो मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, अब मैं कहूँ x -
-3 करो, तो x किससे रिप्लेस होगा, विद -1, और उसके बाद था -3, तो आपको इतना तो आता ही होगा, -1 -3 क्या होता है, -4, जैसे मैथ्स में नॉर्मल होता है सेम चीज़ यहाँ पे होगी, तो आपका आंसर -4 आएगा। से अगर आपका कुछ इस ढंग से होता सब्ट्रैक्शन, एक फ्लोट होता एक इंटीजर होता, तो कंप्यूटर तब क्या करता, पहले इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता और फिर माइनस करके जो भी आंसर आता उसको फ्लोट टाइप का कर देता। नेक्स्ट इज जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने बोल दिया 3 × 4, तो आपका आंसर 12 आ गया। फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया p = -5 और मैंने लिखा p × 2, तो p रिप्लेस हो जाएगा विद -5 × 2, दैट इज -10। तो जैसे मैथ्स में होता है और फ्लोट का केस होगा तो यहाँ पर फिर आपका 0.0 लग जाएगा, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर, अब यहाँ पे थोड़ा सा आना डिफरेंट स्टार्ट होगा। ये जो लाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इसको हमेशा याद रखना। लाइन क्या बोलती है, डिवीजन कर लो भाई जैसे मर्जी करो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हारा जो आउटपुट है वो फ्लोट फॉर्म में ही आएगा, चाहे तुम्हारी वैल्यूज इंटीजर भी क्यों ना हो। मतलब ये क्या कह रहा है कि तुम 4 को 2 से डिवाइड करो, कर देते हैं। 4 को यहाँ रखा, 2 को यहाँ रखा, 2 × 4 हो गया, माइनस करा, आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था सिंपल डिवीजन ऑपरेटर का क्वोशिएंट ही देता है, मैथ्स में भी क्वोशिएंट ही मिलता है हमको, तो आंसर तो 2 आना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तो फ्लोट में ही कंसिडर करूंगा, तो वो इस 2 को 2.0 कर देगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 2.0। जैसे यहाँ मैंने डिवीजन कर रखी है वैसे राइट हैंड साइड पे, तो जब मैं डिवाइड करती हूँ नंबर तो मेरा 2 आता है, लेकिन वो इसको शो क्या करेगा, टू यू आंसर एज 2.0। तो डिवीजन यानी जब सिंगल बैकस्लैश वाला ऑपरेटर यूज करोगे तो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा पहली चीज, और दूसरी चीज की वो फ्लोट फॉर्म में मिलेगा। अगला सिमिलरली है आपका 100 / 10, तो जब मैंने इसकी डिवीजन करी तो मेरा जो क्वोशिएंट आया दैट वाज 10, लेकिन आंसर में आपको क्या मिलेगा, 10.0। नेक्स्ट इज योर डियर 7 / 2.5, तो अब ऑब्वियसली मैंने पहले यहाँ पे किया 7 / 2.5 को अगर तुम करोगे तो 70/25 आ जाएगा ना, ये डेसिमल का हटा देंगे और ऊपर चला जाएगा, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिवीजन करा 70 और 25 को डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद डियर आपका आया 2.8, जैसे सिंपल मैथ्स में डिवीजन करते हैं, साइड में कर रखी है अगर आपको चेक करनी हो, तो आपका 2.8 आंसर आ जाएगा। डिवीजन मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आपको आती होगी। नेक्स्ट इज 100 / 32, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये आप मैंने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से करी है। क्वेश्चन इसका 3.125 आया था, 3.125 पे आपकी डिवीजन एंड हो गई थी, टर्मिनेट हो गई थी, तो वही आपका आंसर है। क्योंकि देखो आंसर में ही डेसिमल आ जाता है फिर तो मुझे कन्वर्ट करने की नीड नहीं, लेकिन अगर आपका आंसर में डेसिमल नहीं आता तो आपको उसके बाद 0.0 लगाना है, चाहे आपकी इंटीजर वैल्यूज क्यों ना हो। फ्लोट में वैल्यूज है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि डेटा ही फ्लोट में था तो आंसर भी फ्लोट में आएगा। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका जो इनपुट वैल्यूज आपने दी थी, जो डेटा प्रोवाइड किया था वो इंटीजर में है और आपका आंसर भी इंटीजर में आता है, स्टिल इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट, ये इसकी मैंडेटरी कंडीशन है। नेक्स्ट इज योर 13.5 / 1.5, तो जैसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखो दोनों का जस्ट तो आप यहाँ देख सकते हो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे 13.5 था और 1.5 था, उनके डेसिमल तो हट गए थे, लेकिन स्टिल ये तो हट जाएंगे, लेकिन स्टिल जब डिवीजन के बाद आंसर 9 आया तो उसको मैंने कन्वर्ट किया इनटू 9.0, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली जो आपका ऑपरेटर है डियर दैट इज फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन था डबल बैकस्लैश ऑपरेटर से यूज होता है। डबल बैकस्लैश ऑपरेटर करेगा क्या बच्चे, जो भी आंसर आएगा क्वोशिएंट का उसका उसने जो ये वाला पार्ट है ना इसने हटा देना है। अब वो हटाएगा ऐसे कि अगर आपका, पहले रूल बता देती हूँ फिर हम एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। अगर मान लो आपका क्वेश्चन था सिंपल 5.3 ऐसे आया आंसर, तो वो जब इस 0.3 को हटाएगा तो आंसर वो फ्लोट में ही देगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर क्वेश्चन फ्लोट में था। चलो क्वेश्चन वाइज ही कर लेते हैं, चलो नहीं तो समझ नहीं आएगा। फ्लोट डिवीजन में हमें समझ में आ गया कि वो डिवीजन पार्ट को ट्रंकेट करेगा, मतलब पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को ट्रंकेट करेगा। पहले हम ये समझ लेते हैं ट्रंकेट का मतलब उनको हटा देगा। पहला क्वेश्चन दिया, जैसे ए की वैल्यू मैंने 15.9 ली, बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली। अब अगर मैं सिंपल डिवीजन करती हूँ डियर, तो जब मैंने इनको डिवाइड किया ना तो आंसर 5.3 आता है। तो 5.3 आ गया, उसने डेसिमल वाली वैल्यूज थी तो वैसे ही दे दी। अब मैंने लिखा a / b, मतलब मैं इसकी 4 डिवीजन कर रही हूँ, फ्लोर डिवीजन कर रही हूँ। तो 5.3 में से वो कहता है 0.3 को हटा दो, तो आंसर क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपका जो a वाली वैल्यू थी ना वो फ्लोट में थी। अब क्योंकि आपका क्वोशिएंट फ्लोट में था तो तुम्हारा आंसर फ्लोट में आएगा,
ठीक है। एक्चुअल में वो कह तो ये रहा है फ्लोर डिवीजन कि भाई इसको हटा तो हम देंगे, तो 0.3 तो हमने गायब कर दिया, मैंने 5 तक बना दिया था। लेकिन अगर आपका इनपुट जो है वो फ्लोट में है, कोई एक भी वैल्यू, ए नहीं है, अगर बी भी है, मतलब कोई एक भी वैल्यू अगर आपकी फ्लोट हो जाती है या दोनों फ्लोट हो जाती हैं, तो फिर आपको उसके बाद 0.0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिवीजन वाला जो सिंपल डिवीजन था उसने तो मैंडेटरी कर रखा था कि चाहे तुम इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, आंसर फ्लोट में होगा। ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रहा, ये कह रहा है डिवाइड कर लो और वो सारा हटा दो डेसिमल वाला पार्ट। उसके बाद तुम इनपुट को देखो, अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो कुछ नहीं लगाना, अगर वो फ्लोट फॉर्म में है तो फिर लगाओ। क्या लगाओगे? बस डेसिमल के पास 0 लगाओगे। जैसे मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ, 100 फ्लोर डिवीजन 32 करती हूँ, तो इसका आंसर आया 3.1। तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट आगे भी डिवीजन हो रही थी, मैंने नहीं करी है, तो मैंने 0.1 को पहले हटा दिया, मेरे पास आ गया 3। अब मैंने इन दोनों को देखा, भाई ये दोनों तो इंटीजर वैल्यूज थी, अब क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद 0.0 मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा बच्चे 7 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 13 करा हुआ है मैंने यहाँ, नहीं हाँ ठीक है, वो डबल स्लैश है। 7 फ्लोर डिवीजन 3 करा, तो जब 7 और 3 को करा तो डियर आंसर आया 2.3। अब क्योंकि दोनों ही डेटा मेरे इंटीजर फॉर्म में थे, इसको मैं हटा दूंगी तो आउटपुट मेरा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर मैंने बनाया 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो अब क्योंकि मेरा आंसर 3.25 आ रहा था तो मैंने 0.25 को हटा दिया, मेरा पास बचा 3। लेकिन क्योंकि मेरी इनपुट वैल्यू डेसिमल में थी, फ्लोट में थी, तो मुझे इसके बाद लगाना पड़ेगा 0.0 और मेरा आंसर क्या आया, 3.0। नेक्स्ट इज डियर मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपका कौन सा होता है, जो आपका रिमाइंडर शो करता है। रिमाइंडर समझ गए आप, जब डिवीजन करते हो तो जो आपकी यहाँ पे वैल्यू रहती है दैट इज योर रिमाइंडर। तो मैं परसेंटेज का सिंबल रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करा 19 मॉड्यूलस ऑपरेटर 6, तो 19 को 6 से डिवाइड करो। अच्छा, मॉड्यूलस ऑपरेटर किस फॉर्म में यूज होता है वो देख लो। जब आप डिवीजन करते हो तो आपने डेसिमल वैल्यू नहीं लगानी। देखो अगर आपने डेसिमल से लेना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट आंसर 0 आएगा। अदरवाइज या तो अगर वो टर्मिनेट होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है फिर तो नहीं आएगा, कभी डिवीजन ही कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर वो टर्मिनेट हो सकता है डेसिमल के बाद तो वो आपको रिमाइंडर 0 दे देगा, तो वो रॉन्ग है। कब तक डिवीजन करनी है, जब तक तुम्हारा हो सकती है, डेसिमल नहीं लगाना। जहाँ पे तुम्हें डेसिमल लगाने की पॉसिबिलिटी नजर आए, जस्ट स्टॉप ओवर देयर, तो वहाँ पे जो वैल्यू बचेगी दैट इज योर रिमाइंडर। तो जैसे मैंने 19 और 6 को डिवाइड किया तो 6 3 18, 1 बचा। अब ऑब्वियसली रूल के अकॉर्डिंग मुझे डेसिमल लगाना है, तो मैं डेसिमल नहीं लगाऊंगी। जो भी वैल्यू मेरी यहाँ बच गई दैट इज माय रिमाइंडर। तो मेरा 1 बचा था तो मेरा रिमाइंडर 1 आ गया। अब ऐसे ही मैंने 7.2 मॉड्यूलस 3 करा था। यहाँ पे मैंने यही गलती कर दी थी, मैंने डेसिमल लगा दिया था, इसलिए काइंडली डू नॉट नोट दिस, वो गलत है, ये वाला चेकआउट कर लेना। 7.2 को जब मैं डिवाइड करने लगी तो 3 2 6 1 और 2 नीचे आ गया। अब एक्चुअली डेसिमल ने ऊपर जाना था, तो ऑब्वियसली उसको तो मैं ले जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया मेरा 3 4 12 हो जाएगा, तो और नीचे आंसर 0 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने वहीं पे डिवीजन स्टॉप कर दिया और मेरा आंसर क्या बन गया, 1.2 एज माई रिमाइंडर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है डियर वो आपका पार का होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। वो मैंने आपको बता दिया था, डबल स्टार का ऑपरेटर होता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है 4 डबल स्टार 3, तो इसका मतलब 4 की पावर 3, और वो क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो आपका आंसर क्या आ गया, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ। जैसे मैंने x ले लिया, x की वैल्यू को मैंने 49.0 लिया, फ्लोट वैल्यू है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला x डबल स्टार 0.5। अभी ये क्यों, यहाँ पे मैं कुछ समझाऊंगी और क्यों समझाऊंगी वो बाद में समझ में आएगा, बट अभी समझ लेते हैं। देखो 0.5 का मतलब हाफ होता है, मैंने यहाँ पे एक्चुअली यही किया है। 0.5 को मैंने लिखा कि 5/10 हो गया, फिर मैंने इसको काट दिया तो ये 1.2 आ गया, ठीक है। तो 0.5 का बेसिकली मतलब 1/2 होता है, ये तो मैं पता भी होगा, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब मैंने इसको वैल्यू फिल कर दी, एक्स की जगह मैंने 49.0 रखा, डबल स्टार लगाया और 0.5 लगाया। अब डबल स्टार का मतलब क्या है, रेज टू द पावर, तो इसका मतलब 49.0 रेज टू द पावर 0.5। 0.5 की जगह मैं 1/2 लिख सकती थी। 1/2 तुम्हें मैथ्स में पता हो तो वो हाफ को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा हाफ। ये तुम्हें पता है ना, चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो और चाहे तुम इसको पार ऐसे कर लो। ये तुमने 9th और 10th में बहुत करी है आइडेंटिटीज, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको हाफ फॉर्म में किया तो ये स्क्वायर रूट बन गया। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो मतलब कहना क्या चाहती हूँ कि एक एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है वो 2 फॉर्म में यूज हो सकता है। एक फॉर्म में तो डायरेक्ट पार निकल जाती है अगर सिंपल सी वैल्यूज तुमने दे रखी हैं। अगर सिंपल वैल्यूज नहीं दी, थोड़ी डिफिकल्ट सी दे रखी हैं, तो फिर उस केस में आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन कि तुमने करना क्या है। तो ये 2 पॉसिबल टाइप्स बनती है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पे, तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट ये थे आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हमने करे थे वो थे रिलेशनल। रिलेशनल कौन सा था, लेस देन, ये मैंने साइड में नेम लिख रखे हैं। ये आपका लेस देन का होता है,
ये लेस देन इक्वल टू का, देखो लेस देन में तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन है या वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन दी राइट हैंड साइड वैल्यू, तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। लेकिन ये बोलता है चाहे लेस हो जाए चाहे इक्वल टू हो जाए। देखो लेस देन इक्वल टू का मतलब ये नहीं है या कि दोनों होना चाहिए, दोनों तो हो ही नहीं सकता, लेस और इक्वल तो कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता, पर वो कहता है या तो लेस हो जाए या इक्वल टू हो जाए। सिमिलरली ठीक है, ग्रेटर देन में बड़ा होना कंपलसरी है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में होना क्या होना चाहिए कि या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल टू हो जाए। उसके बाद आता है तुम्हारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल टू कौन सा होता है? कंपैरिजन का, इक्वालिटी टेस्ट करने का कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है क्या वो दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू के लिए तुम्हारा ये ऑपरेटर था, एक्सपोनेंशियल मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क और इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हो जाए एक्सक्लेमेटरी सिंबल इज योर नॉट इक्वल टू, जब हमें ये टेस्ट करना हो कि ए नॉट इक्वल टू बी है। तो सारी केसेस में आपको पता है आंसर किस फॉर्म में आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो यानी ये आपको आउटपुट जो देता है हमेशा किस फॉर्म में देता है? बुलियन फॉर्म में। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ही किस फॉर्म में आता है? बुलियन फॉर्म में आता है। बुलियन फॉर्म का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। अगली चीज वो बोलता है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है दे हैव लोअर प्रेसिडेंस देन अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्रेसिडेंस वर्ड में आगे, प्रेसिडेंस के ऊपर आगे हमारा एक पूरा डायग्राम है, पर वो हम भी थोड़ी देर में करेंगे। अभी सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिलेशनल वाले मतलब लेस देन ग्रेटर देन की जो प्रेसिडेंस है वो कम है अर्थमेटिक से। प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे आपने मैथ्स में बोर्ड मैथ्स पढ़ रखा है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये एक रूल है। तो वही प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया a+5 ग्रेटर देन c-2, तो कंप्यूटर क्या करे? क्या पहले 5 और c को कंपेयर करे, उसके बाद जो आंसर आए उसमें a को ऐड करे, फिर माइनस करे? मतलब किस ऑर्डर में चले? तो वो ऑर्डर आपका कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बोला कि रिलेशनल की प्रेसिडेंस कम है अर्थमेटिक से। इसका मतलब तो पहले तुम्हारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व होंगे, उसके बाद वो चेक करेगा कि बड़ा है या छोटा है। तो यानी अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली कैसे सॉल्व करेगा? पहले वो a+5 करेगा क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, और उसी टाइम पे वो c-2 भी करेगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने लिए ब्रैकेट्स लगा लेगा अपने दिमाग में कि मेरे को पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, और फिर मुझे चेक करना है कि कौन से वाली साइड बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो ये जो है डियर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका प्रेसिडेंस है, ये आपको हमेशा याद रखना है। वैसे तो पैरेंथेसिस हम लगाते हैं, बट अगर हम नहीं लगाते, कुछ केसेस में कंप्यूटर एरर देता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से केसेस है जिसमें कंप्यूटर आपको एरर दे सकता है और कुछ में नहीं देता। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल केस है जिसमें कंप्यूटर समझ जाता है ना आपको और वो एरर नहीं देता और वो इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है डियर आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड इक्वालिटी ऑपरेटर। इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पहले पूरा हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जो पाइथन है वो वेरिएबल्स को स्टोर कैसे करती है, और अभी वो टॉपिक हमारा रहता है। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ऑपरेटर के लिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक ऑपरेटर होता है जो डबल इक्वल टू नाम का होता है, जो क्या करता है, चेक करता है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है क्या वो आपकी इक्वल है या नहीं है। ये हमने इतना ही डिस्कस कर रखा है इन क्लास। तो यानी बेसिकली ये क्या करता है? वैल्यू को कंपेयर। एक और ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इक्वालिटी ऑपरेटर के। क्यों? क्योंकि उसका वन ऑफ द वर्क तो यही है कि वैल्यूज को कंपेयर करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चेक करेगा कि क्या वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करता है या नहीं। अभी हमने ऑब्जेक्ट वाला डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रही हूँ वो ये था कि अभी तक हमने जो सिर्फ इक्वालिटी ऑपरेटर पढ़ा था वो मैं आपको बताती थी कि जब भी आपको कंपेयर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो आपके पास एक ऑपरेटर था डबल इक्वल टू। बट आज मैं आपको एक ऑपरेटर बता रही हूँ एंड द नेम ऑफ दैट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसका भी सिमिलर काम है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का ऑपरेटर है इससे, इक्वालिटी से। तो एक पर्पस उसका यही है जो इक्वालिटी करता है, एक पर्पस इसका और है जिसमें ये ऑब्जेक्ट्स की देखता है कि सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है मेमोरी या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस ढंग से भी आ सकता है आपका कि क्या इक्वालिटी ऑपरेटर बेटर है या सेफ है या आइडेंटिटी ऑपरेटर, जब मुझे चेकिंग करनी है ऐसे इक्वल कंपैरिजन के लिए। तो आंसर रहेगा आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर इज मच बेटर देन योर इक्वालिटी ऑपरेटर। तो बेसिकली ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो बेटर ऑब्वियसली आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है, नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर ज़्यादा सेफ नहीं है, इट इज़ नॉट सेफ, ठीक है। इट माइट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट, इट माइट नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। मतलब इसका आंसर वैल्यूज़ के लिए ठीक आ रहा होगा जबकि आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट लोकेशंस पर होंगी। तो वो चीज़ अभी हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप
आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेफ मेथड नहीं है। अगला जो कैटेगरी है आपका डियर दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 हैं, फर्स्ट इज योर एंड, सेकंड इज योर और एंड थर्ड इज योर नॉट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है डियर दैट इज योर और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या बोलता है, देखो पहले तो ना ये दो जो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये आपकी 2 चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। एक है आपका रिलेशनल ऑपरेटर पे और दूसरा है नंबर स्ट्रिंग या लिस्ट पे। तो दोनों के साथ देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है। अगर ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर के साथ वर्क करता है तो मान लो ये आपका पहला डेटा है, ये आपका दूसरा डेटा है, और इन डेटा के बीच में अगर मैं और ऑपरेटर अप्लाई करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा वो हमें इस ट्रूथ टेबल से पता चलेगा। मैं बोलती हूँ अगर मेरी पहली रिलेशनल में तो क्योंकि तुम्हें पता है ट्रू फॉल की फॉर्म में ही आंसर आते हैं। अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हुई और दूसरी भी फॉल्स हुई तो आंसर होगा फॉल्स। अगर पहली फॉल्स हुई दूसरी ट्रू हुई तो आंसर होगा ट्रू। अगर पहली ट्रू हुई दूसरी फॉल्स होगी तब भी आंसर ट्रू रहेगा, और अगर दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू हैं तो भी ट्रू रहेगा। मतलब क्या है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका आंसर ट्रू है, लेकिन अगर तुम्हारी दोनों ही कंडीशंस या 3 4 जितनी भी लगा रखी है कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोला 4 = 4 और यहाँ डबल इक्वल टू है सॉरी, और 5 = 8। तो उसने चेक करा कि क्या 4 4 के बराबर है, डबल इक्वल टू है तो कंपैरिजन का ही ना, तो आंसर ट्रू है। अब देखो एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर क्या रहेगा, ट्रू। अभी जो मैंने ये लिखा है ना नॉट चेक, तो वो मैंने क्यों लिखा है डियर, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है जब और ऑपरेटर के साथ हम वर्क करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि और ऑपरेटर की फंक्शनिंग क्या है। अगर उसको एक भी ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू है, तो जैसे ही उसको पहली बार ट्रू मिला आंसर तो ट्रू ही आना है ना, तो वो आगे की कोई कंडीशन चेक ही नहीं करता। तो इसीलिए मैंने ये आपको वर्किंग समझाने के लिए किया है कि और ऑपरेटर में क्या है कि अगर उसको एक जहाँ पे उसको पहली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी उसके आगे की वो कोई कंडीशन चेक करेगा ही नहीं, चाहे वो फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, वो सारी कंडीशंस को वो चेक नहीं करता। तो पहली कंडीशन ट्रू थी इसलिए मेरा आंसर ट्रू आ गया। नेक्स्ट है 5 > 8 और 5 < 2। तो 5 > 8 क्या है, फॉल्स, गलत है। 5 < 2 है, ये भी फॉल्स। अब देखो जब यहाँ फॉल्स आया था ना तो कंप्यूटर दूसरी कंडीशन पे गया था चेक करने, लेकिन अब क्योंकि दूसरी भी फॉल्स निकली, अब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए आपका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा, फॉल्स रहा। नेक्स्ट है डियर आपका जो आपका नॉट और ऑपरेटर है वो नंबर्स के साथ भी वर्क कर सकता है, लेकिन उसका जो रूल है वो ये लाइन है, वो ये बोलता है कि अगर तुम्हारा पहला ऑपरेंड जो है वो ऑपरेंड, ध्यान रखना पहला ऑपरेंड मतलब पहली वैल्यू, अगर तुम्हारा पहला ऑपरेंड जो है वो फॉल्स हो जाता है तो y को रिटर्न करो, मतलब जो दूसरी वाली वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। अगर तुम्हारा पहला ऑपरेंड ट्रू हो जाता है तो उसी की वैल्यू को रिटर्न कर दो, वो ये बोलता है। तो जैसे इसने बोला 0 और 0, देखो कंप्यूटर में ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है, तो अगर कहीं 0 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक समझ जाओ वो फॉल्स है। अगर कोई प्रॉपर वैल्यू है 1 है 2, वैसे तो सिर्फ 1 के लिए ट्रू बोलते हैं, लेकिन अगर कोई और भी वैल्यू है मतलब डेटा प्रोवाइडेड है तो उसको हम ट्रू ही मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसने 0 और 0 लिखा, अब क्योंकि पहला 0 का मतलब फॉल्स हो गया तो आप दूसरे वाला आंसर जो भी है डजेंट मैटर, जो भी चीज़ लिखी हुई है बस वो लिख दो तो 0 आ जाएगा। अब लिखा 0 और 8, अब पहले वाला तो फॉल्स हो गया तो दूसरे में 8 था तो 8 आंसर आ गया। तीसरा है डियर आपका 5 और 0, तो 5 जो है वो आपका ट्रू है ना, कुछ डेटा है यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, तो इसलिए पहले वाला ही आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में हेलो और डबल कोट्स, अब यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है तो वो आ गया। अब डबल कोट्स और ए, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो फॉल्स, तो इसलिए आपका ए आ गया। अब नेक्स्ट है आपका डबल कोट्स और डबल कोट्स, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे भी कुछ नहीं, पर रूल क्या कहते हैं, अगर पहला फॉल्स हो गया तो दूसरे में जो मर्जी हो तुम लिख दो, तो वहाँ डबल कोट्स है तो डबल कोट्स ही आ गए। अगला है ए और जे, अब पहले में डेटा तो है ना, चाहे जो जिस मर्जी फॉर्म में हो डेटा तो है, तो वही आपका आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप नंबर या इसके साथ काम कर रहे हो तो अगर पहली वाले में कुछ भी वैल्यू गिवन है फॉल्स के अलावा, यानी 0 के अलावा कुछ भी है तो तुम वो वैल्यू लिख दो। अगर वो फॉल्स है तो उसके बाद जो दूसरी साइड पे वैल्यू है वो कुछ भी हो वो लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डियर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बिल्कुल अपोजिट है और ऑपरेटर का, और क्या कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल आंसर आपका ट्रू हो जाता है। एंड क्या बोलता है कि नहीं भाई, दोनों जितनी भी वैसे तो मैंने टेबल 2 वैल्यूज़ के लिए बनाया एंड एक्स एंड वाई, लेकिन ये मल्टीपल कंडीशंस और वैल्यू कंडीशंस के लिए बन सकता है, तो इसलिए जितनी भी आपकी कंडीशंस है वो कहता है अगर वो सारी ट्रू हैं तो ही मैं आंसर ट्रू दूंगा। मतलब अगर पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ओवरऑल आंसर फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है सारा कुछ ट्रू होना चाहिए। तीसरा ट्रू फॉल्स फॉल्स,
चौथे में देखो जब दोनों कंडीशंस ट्रू हुई सिर्फ तभी आपका आंसर क्या रहा, ट्रू रहा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं 4 डबल इक्वल टू 4 एंड 5 डबल इक्वल टू 8, तो देखो 4 जो है वो 4 के इक्वल है, आंसर ट्रू है, यस। अभी वो दूसरी भी कंडीशन चेक करेगा, देखो और में तो क्या था, जहाँ पहली ट्रू मिली वहीं पे छोड़ देगा। अभी इसमें क्या है कि पहली ट्रू मिली तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आंसर ट्रू आए, तो वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। यहाँ उसने चेक किया क्या 5 इक्वल टू 8 है, नहीं, यहाँ फॉल्स मिल गया तो आंसर आ गया फॉल्स। अब सेकंड पे देखना, पहला उसने चेक करा 5 ग्रेटर देन 8, यहाँ पे उसको मिला भाई फॉल्स है, तो अब वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो पता है भाई चाहे बाकी सारी कंडीशंस ट्रू क्यों ना हो जाए, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है तो आंसर तो फॉल्स ही आना है, इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा और आंसर आपको फॉल्स ही दे देगा। तो जैसे और के अंदर क्या था, अगर फर्स्ट जहाँ पे उसको फर्स्ट कंडीशन ट्रू मिल गई वहीं पे वो आगे की कंडीशंस को चेक करना बंद कर देगा। एंड के केस में क्या है, जहाँ पे उसको फर्स्ट कंडीशन फॉल्स मिल गई उसके आगे वो आगे चेक करना बंद कर देगा और वहाँ पे वो आंसर आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। लेकिन ट्रू के लिए वो सारे केसेस चेक करेगा, क्योंकि ट्रू तो उसको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, तो ट्रू वाले केस में तो वो सारी कंडीशंस चेक करेगा इन केस ऑफ एंड, लेकिन अगर उसको एक भी फॉल्स मिल जाता है तो वहीं स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट है आपका डियर नंबर स्ट्रिंग एंड लिस्ट। तो अगर नंबर स्ट्रिंग लिस्ट में वो क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है एक्स वाई का और अगर पहला ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है, ठीक है, देन रिटर्न एक्स। पहले और में क्या बोल रहा था, अगर पहला ऑपरेंड आपका फॉल्स होता है तो फिर मेरे को वाई वाला आंसर दो, लेकिन ये उल्टा बोलता है, ये बोलता है अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो मेरे को भाई पहले वाला ही आंसर दो, नहीं तो मुझे दूसरे वाला दो। जैसे इसने बोला कि फॉल्स और फॉल्स, अब क्योंकि पहला फॉल्स था तो फॉल्स ही मिला, मतलब जो उसका वैल्यू थी वही आ गई। फॉल्स और ट्रू, पहला फॉल्स है तो वो एक्स वाली वैल्यू आएगी, अब यहाँ पहली वाली ट्रू आ गई तो फिर मेरे को दूसरे वाली वैल्यू चाहिए, और इस केस में भी पहले वाली ट्रू आ गई तो मुझे दूसरे वाली वैल्यू चाहिए। तो अभी हम इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला 0 एंड 0, तो देखो पहले वाला फॉल्स है, 0 का मतलब फॉल्स था आपका डियर, तो मेरे को पहले वाला आंसर मिला। फिर 0 एंड 8, क्योंकि अब आपका 0 जो है वो फॉल्स है तो आपको पहले वाला आंसर मिला। फिर मैंने बोला 5 एंड 0, तो देखो पहली कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू नहीं लेगा, वो दूसरी वाली ले लेगा, वो जो 0 जो भी वैल्यू होगी उसने लिख दी। फिर लिखा हेलो एंड समथिंग, तो अब हेलो ट्रू है क्योंकि कुछ तो वैल्यू गिवन है तो उसने दूसरे वाली ले ली। अब मैंने बोला डबल कोट्स एंड दिस, अब पहले वाले में कुछ भी नहीं है इसलिए पहले वाला आंसर आ गया। फिर कुछ भी फॉल्स एंड फॉल्स, तो अब पहले वाले में भी कुछ नहीं है ना, डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू नहीं गिवन तो पहले वाली आ गई। नेक्स्ट में आपकी ए एंड जे, तो ए एंड जे के अंदर क्या हुआ डियर, ए में कोई वैल्यू थी मतलब ये ट्रू था तो वो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं होगा, तो नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू थी जे वो आ गई, ठीक है। ओके अब हमें क्वेश्चन करते हैं डियर। जैसे ये क्वेश्चन है कि 10 लेस देन 20 एंड डबल कोट a प्लस 10 लेस देन 5, इसका आंसर क्या आएगा। देखो पहले उसने चेक करा कि क्या 10 लेस देन 20 है, तो आंसर तो ट्रू है, हाँ 10 तो 20 से कम है, तो एंड है तो वो आगे चला। अगली कंडीशन बड़ी अजीब सी है, डबल कोट्स में ए है, प्लस में 10 है, फिर 5 है। अब मुझे पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है फिर हम रिलेशनल चेक करेंगे, तो पहले मैं ए में 10 ऐड करूंगी, लेकिन यहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो तुम्हारा ए है वो नंबर टाइप का नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर आप सिंपल ए लिखते हो तो वो नंबर टाइप का होता है, अगर डबल कोट्स में कर देते हो तो वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है, और स्ट्रिंग में तुम कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, या तो तुम स्ट्रिंग के साथ करो या नंबर के साथ करो। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, मैं नंबर का एडिशन करना चाह रही हूँ एक स्ट्रिंग के साथ, तो वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप प्रॉब्लम आ गई ना, ये स्ट्रिंग टाइप का था ये नंबर टाइप का था, तो इनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं कर पाएगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे तो गलती हो रखी है, और उस गलती का नाम क्या है, टाइप एरर, ठीक है। तो आपको ये एरर्स के नेम याद होने चाहिए। अगर आपकी डेटा टाइप का मतलब है डेटा टाइप, एक डेटा टाइप स्ट्रिंग थी, दूसरी डेटा टाइप आपकी इंटीजर या नंबर कुछ भी लगा लो थी, तो क्योंकि हम उसमें कुछ डेटा टाइप्स में गलत रॉन्ग डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे थे कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपका नहीं हो सकता कैलकुलेशन, दैट्स वाई आपका एक एरर जनरेट होगा, ठीक है। और एरर का नेम क्या रहेगा, टाइप एरर, टाइप का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप है, ठीक है। तो आपको इसका नेम याद होना चाहिए स्ट्रिंग, तो क्योंकि स्ट्रिंग टू इंटीजर विच इज़ रॉन्ग। अब ये आपको फर्स्ट कैटेगरी है, दूसरा आपको वैल्यू एरर, वो नेक्स्ट लेसन में सिखाएंगे। अभी के लिए आपको ये एक एरर याद होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है आपको नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है, आपको आंसर हमेशा ही ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देगा, एंड उल्टा करता है। नॉट क्या करता है, नॉट का वर्क होता है टू निगेट समथिंग, निगेट का मतलब होता है टू रिवर्स समथिंग, ठीक है। 1 का ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा नॉट 5,
अब देखो 5 क्या है, मैंने आपको बोला 5 कुछ तो वैल्यू है, मतलब वो ट्रू है। तो मेरा बेसिकली मतलब है इससे कि नॉट ट्रू, तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है नॉट जीरो, जीरो का मतलब फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स क्या होगा, फॉल्स नहीं है, फॉल्स का उल्टा कर दो, फॉल्स का उल्टा ट्रू है, तो दैट विल बी ट्रू। फिर मैंने लिखा नॉट 5 ग्रेटर देन 2, तो देखो 5 ग्रेटर देन 2 क्या है आपका, ट्रू है ऑब्वियसली, तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके नॉट ऑपरेटर खत्म होता है डियर। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही थी कि जो ऑर्डर जिसमें आपकी एग्जीक्यूशन होगा, तो ये आपका टेबल है। देखो सबसे पहले कंप्यूटर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस हम किसको बोलते हैं, मैथ्स के ब्रैकेट को, तुम उसको मैथ्स में ब्रैकेट बोलते हो, हम कंप्यूटर वाले बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले आपके पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मतलब डबल स्टार वाला, अगर कोई पावर वाला आ रहा होगा तो वो सॉल्व होगा। उसके बाद होंगे तुम्हारे मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर हैं फिर आते हैं उनकी बारी। उसके बाद आती है आपकी प्लस माइनस की बारी, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, और लास्ट में आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अभी बाकियों में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर में एक ऑर्डर बना हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या बोलता है कि भाई नॉट में, नॉट कहता है मेरी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें नॉट, एंड और तीनों चीजें करनी है, तो सबसे पहले तुम उसका नेगेशन करोगे, उसके बाद तुम उसका एंड करोगे, और उसके बाद और करोगे। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाकी के जो आपके डियर ऑपरेटर हैं वो सेम लेवल के हैं, ये सेम लेवल पे है, ये भी सेम लेवल पे है, ये भी सेम लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे लेवलिंग नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर स्पेशली क्या कहता है कि मेरे 3 ऑपरेटर्स में से नॉट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, सबसे पहले ये होगा, फिर एंड चलेगा और फिर और वाला चलेगा, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर आपको याद रखना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर बता रखा है, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है डियर कि मैंने करना है 2 + 3 डबल स्टार 3 × 6। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो 3 डबल स्टार 3 यानी कि 3⁻³ हो गया है कंप्यूटर के लिए। तो इसका मतलब है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये आ गया। अब आपकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे से बन गई, 2 + 27 × 6। उसके बाद मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, तो 27 × 6 कर दो, वो बना 162। अब 162 में अब प्लस कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 164। उसके बाद अब हम एक 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिखे थे मैंने। जैसे मैंने लिखा 10 और 0, मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ तो आंसर क्या आएगा, और ऑपरेटर पे है। तो देखो बेटा 10 और 0 मैंने और ऑपरेटर में क्या बताया कि अगर तुम नंबर पे यूज़ करते हो और ऑपरेटर, तो डियर क्या होगा आपका, वो पहले इस वैल्यू को चेक करेगा, ये वैल्यू क्या है, कुछ तो है ना, ट्रू है, तो वो आपको आंसर में क्या दे देगा, 10 दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 5 < 10 और 5। अब इसमें अगर हम चलें तो पहले आपका पैरेंथेसिस चलेगा डियर, ठीक है। तो 10 और 5 में आपका कौन आ गया, 10 आ गया। अब वो चेक कर रहा है आपका कि क्या 5 < 10 है आंसर। ऑब्वियसली अब यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू। तो जो आपने रूल्स ऊपर पढ़ रखे हैं सेम आपको अप्लाई करने हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या बोलता है, देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल। देखो अभी आपने कोडिंग जो थोड़े बहुत हमने स्कूल में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि हम ने सीक्वेंस में भी कुछ कोडिंग करी है, कुछ में फिर हमने कंडीशंस करी थी। अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस ही करे हैं, या तो पहले हमने सिंपल लिए थे जिसमें हम 2 नंबर लेते थे, फिर हम उनका एडिशन कर लेते थे, सब्ट्रैक्शन कर लेते थे, इनपुट मेथड से ले लेते थे, जैसे मर्जी डेटा ले, है ना, यानी हमारा सीक्वेंस में चलता था। एक फिर हमने अब करना स्टार्ट किया था जिसके अंदर क्या था कि हम एक कंडीशन चेक कर रहे थे, कंडीशन के बेसिस पे मेरा कोड जो था वो रन कर रहा था। 2 ही टाइप अभी हमने करी हुई है क्लास में। तो वो यही बता रहा है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल यही है। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या बताता है, ये डायरेक्ट करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। मतलब ये डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट का मतलब डायरेक्शन देना, ठीक है। ये बताएगा कि जो तुम्हारी स्टेटमेंट्स क्या है, 1 लाइन जो तुम कोड की लिख रहे हो, ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्लियर कर रखी है कि एक लाइन जो आप लिखते हैं दैट इज योर स्टेटमेंट। तो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, वो लाइन क्या आपकी 1 लाइन को पढ़ेगा, या फिर वो कुछ कोड को पढ़ेगा, कुछ को छोड़ देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसको नहीं रीड करेगा, कंडीशन जहाँ ट्रू हुई उसको रीड करेगा, ठीक है। तो किस ऑर्डर में आपका स्टेटमेंट जो है रन करेगी, कौन सा पार्ट रन करेगा, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये जरा जो आपका डायरेक्शन है किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा, ये कौन चेक करता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर 5 जो है ये इसी से डील करता है कि आपका जो कंट्रोलिंग हो रखी है वो किस फॉर्म में
हो रखी है, ठीक है। तो सीक्वेंस आपका क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। अगर आपने कोड सीक्वेंस वाइज कर रखा है, जो हमारे स्टार्टिंग के प्रोग्राम थे, 2 नंबर्स का एडिशन, 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, एवरेज निकालना, ठीक है, मीन मीडियन मोड निकालना, तो वो सारे जो थे सीक्वेंस कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट है आपका कंडीशन। कंडीशन में जो हम अभी कर रहे थे कि कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, किसके, या हम ग्रेड्स दे सकते थे, तो वो सारे आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशन टेस्ट में आते हैं, इफ एल्स वाला। लूप्स का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे रखा है कि कई बार हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं अगेन एंड अगेन, तो उस केस में आपको, मतलब अगर मैं कोई पर्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट कराना चाहती हूँ 10, 15, 20 टाइम्स, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, लूप्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोग्रामिंग है, वो हमने कर रखी है, सिंपल वाले प्रोग्राम्स। इफ स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें थोड़े से आपको रूल सिखाने हैं कि कैसे लिखते हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। इफ स्टेटमेंट के काफ़ी सारे वेरिएशंस है, तो जो पहला वेरिएशन हमने किया था डियर, वो था सिंपल इफ स्टेटमेंट का। सिंपल इफ में आपको क्या करना होता था, पढ़ ही लेते हैं। इसमें लिखा है 1 कंडीशन टेस्ट। पहली बात तो इसमें एक ही कंडीशन टेस्ट होती है, और मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ में कंडीशन टेस्ट होती है, एल्स में टेस्ट नहीं होती। अगर मैं सिर्फ इफ़ ले रही हूँ, इसमें तो एल्स है ही नहीं। अगर आपने कंडीशन को टेस्ट करा, अगर वो कंडीशन ट्रू निकली तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एज, एज में मैंने 5 वैल्यू डाल दी। अब मैंने इफ़ कंडीशन लगानी है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इफ़ का मतलब अगर, फिर मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रही हूँ, और मैंने फिर कॉलन का सिंबल डालना है। दोबारा से लिख देती हूँ, इफ एज ग्रेटर देन 2, और मैंने कॉलन का सिंबल डालना है। कॉलन का सिंबल का यूज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कॉलन जब हम डालते हैं, तो अब आप जब एंटर प्रेस करोगे, आप इधर जाने की बजाय आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा, इंडेंटेशन दे देगा इतनी, और आपका कोड जो है वो इस ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस पार्ट में यहाँ पे आपका कोड, मतलब नेक्स्ट लाइन में जब आप आओगे एंटर करके, तो आपके पास कुछ इंडेंटेशन होगी, तो वो जो ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस कॉलन से बनता है। तो कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कॉलन नहीं लिखा है तो आपका कोड रन नहीं करेगा, उसमें मिस्टेक आएगी, ठीक है, एरर जनरेट होगा। तो ये बात याद रखना। अगर आप फालतू की इंडेंटेशन देते हो, इधर उधर की थोड़ी सी इंडेंटेशन देते हो, तो वहाँ पे भी आपकी मिस्टेक आएगी। तो आपने इंडेंटेशन कितनी दी है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है इफ़ में, कि मैंने एज में 5 दिया, फिर मैंने लिखा अगर एज की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कोड एग्जीक्यूट आए। अब कंप्यूटर क्या करेगा, एज को रिप्लेस कर देगा 5 से, वो देखेगा क्या 5 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो प्रिंट हो गया कोड एग्जीक्यूटेड। 1% मान लो मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ 0, तो क्या 0 2 से बड़ा है, नहीं है। तो क्योंकि नहीं है, पर नहीं है के लिए तो मैंने कोई कोड ही नहीं लिखा। मैंने तो कहा था अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो जाए। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इस वाले कंस्ट्रक्ट में फिर कुछ नहीं कर सकते। मैंने लिखा ना कि कोई एक्शन नहीं होगा, तो नो एक्शन मैंने इसीलिए लिखा है। ट्रू पे तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन फॉल्स हुई तो कुछ है ही नहीं कोडिंग आगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसी चक्कर में जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट आता है वो होता है आपका इफ एल्स का, जो इस चीज़ का इनटू कंसिडरेशन ध्यान रखता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो कुछ एक्शन हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन ऑल्सो सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, कुछ कोर्स ऑफ एक्शन तब भी लिया जाए, ठीक है डियर। तो जैसे मैंने एक कंडीशन का टेस्ट, लेकिन इसमें कंडीशन एक ही टेस्ट होती है। द थिंग टू रिमेंबर इज कि वो ये पूछेगा कि इसमें कितनी कंडीशंस टेस्ट होती हैं। डियर कंडीशन एक ही होती है, केसेस बन जाते हैं, कंडीशन ट्रू नहीं होती, क्योंकि एल्स में आप कंडीशन नहीं लिखते। एल्स का मतलब ही है कि वो उसका उल्टा कर रहा है। तो जैसे मैंने लिखा कि मैंने एक वैल्यू ले ली, अगर मैंने एक वेरिएबल ए ले लिया, उसके अंदर मैंने इनपुट फंक्शन की हेल्प से कोई वैल्यू डलवा ली। मैंने बोला अगर इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर आपका ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो क्या वो प्रिंट हो जाए। अब ये देखना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशन है, और फिर मैंने कॉलन लगाए हैं, तो 0 और पॉजिटिव नंबर। और अगर मेरी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 नहीं है तो क्या हो, तो के लिए मैंने कौन सा कंस्ट्रक्ट लगाया है, एल्स लगाया है। अब एल्स का मतलब भी वो है अगर ये फॉल्स होगी तभी तो इस पे आऊँगी ना, तो इसलिए एल्स के आगे हम कंडीशन नहीं लगाते कभी भी। ये बात हमेशा याद रखना, कंडीशन हमेशा आपकी किसके आगे लगती है, इफ़ के आगे। तो एल्स क्या हो जाएगा, वो नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस एक रिवीजन करवा रही हूँ, स्टडी तो हमने कर रखी है ऑलरेडी। फिर है मल्टीपल कंडीशन। अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस टेस्ट करनी है डियर, तो आप किसको यूज़ कर सकते हो, इफ एलिफ को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा इफ़, मैंने एक रन्स ले लिए,
किसी बैट्समैन के इनपुट करा लिए। मैंने बोला अगर जो रन्स हैं वो 100 है या 100 से ज़्यादा है तो लिख दो बैट्समैन स्कोर्ड सेंचुरी। फिर अगर, क्योंकि मैंने लिखा अगर 50 से ज़्यादा है तो लिख दो कि उसने 50 स्कोर कर रखा है। तो अब क्योंकि मैंने मल्टीपल कंडीशंस बनानी है तो मैं जो वर्ड यूज़ करूँगी अब एल इफ़, क्योंकि यहाँ इफ़ लिख दिया है एल के बाद, तो यहाँ अब मैं कंडीशन डाल सकती हूँ। तो आप देखो सेकंड भी मैं केस में क्या कर रही हूँ, अब कंडीशन डाल रही हूँ कि एल इफ रन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो प्रिंट कर दो बैट्समैन स्कोर्ड 50। और लास्ट में मुझे अब कोई कंडीशन नहीं डालनी, मतलब मान लो बैट्समैन के 100 भी नहीं आए, 50 भी नहीं आए, तो उससे कम है तो लास्ट केस तो ऑटोमेटिकली वही है कि अगर 50 से भी कम बन रहे हैं तो उसके क्या आ जाए, नो सेंचुरी और 50। तो एल्स लिख के मैंने बस प्रिंट करा दिया नो सेंचुरी और 50, ठीक है। उसके बाद आता है डियर, हाँ तो यहाँ पे आपका एल्स इफ एल इफ स्ट्रक्चर इस ढंग से होता है, कॉलन सबके आगे आएंगे ये देख लेना, और एल्स में कंडीशन नहीं होगी, एलिफ के आगे कंडीशन होगी क्योंकि वहाँ पे इफ कीवर्ड आ गया है, और एलिफ के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग वो कहता है इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप इफ के अंदर इफ को लिख सकते हो। तो अगर आप एक इफ के अंदर दूसरे इफ की कोडिंग डालते हो, या भी हमने आगे करना है, इस ढंग से कुछ कोडिंग करते हो, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन डालते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, नेस्टेड बोलते हो कंप्यूटर में, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। तो ये पॉसिबल है, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज, कौन कौन से कंस्ट्रक्ट आप बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप इसको यूज क्यों करते हो, तो यूज क्या है, ये बेसिकली कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है या सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट है। सिलेक्शन का मतलब है कि आप इनकी हेल्प से कोई चीज सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन से वाला कोड रन करवाना है। मेरे को सारा कोडिंग लिख तो दी लेकिन मैं सारा कोड नहीं रन करवाना चाहती, मैं क्या चाहती हूँ कि किसी एक पॉसिबिलिटी पे कुछ रन हो और किसी एक पॉसिबिलिटी पे कोई कोड रन हो, तो उस केस में मैं सिलेक्शन करना चाहती हूँ। तो जब भी मुझे सिलेक्शन करना होगा तो मैं इनमें से कोई भी वेरिएशन यूज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ यूज होगा, इफ एल इफ डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मेरा ये बोलता है कि मान लो मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने 2 इफ स्ट्रक्चर यूज करे, इफ मतलब सिंपल वाले इफ, और मैंने एक में इफ एल्स करा, तो मेरे किसके अंदर ज्यादा कंडीशंस में यूज कर पाई। तो इसको ध्यान से देखते हैं। जब मैंने 2 इफ यूज किया डियर, तो 2 इफ के अंदर आपका क्या हुआ, पहली एक इफ और उस इफ से रिलेटेड कंडीशन और कुछ कोड, फिर दूसरी इफ, उसकी कंडीशन और उसका कोड। तो यानी 2 इफ जब मैंने यूज करी तो मैं 2 कंडीशन लिख पाई। अब मैंने यूज किया इफ एल्स में मैंने इफ के बाद एक कंडीशन लिखी, उसका कोड, एल्स के बाद तो मैं कंडीशन लिख ही नहीं सकती क्योंकि वो उसी कंडीशन का रिवर्स करता है, तो कुछ कोड लिख दिया। तो अब बात क्या हुई, जब मैंने 2 इफ लिखा तो 2 कोड कंडीशन थी, बट जब मैंने इफ एल्स यूज किया कंडीशन तो मेरी एक ही थी ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि मैं एक जगह 2 इफ को यूज करती हूँ और एक जगह मैं इफ एल्स को यूज करती हूँ, तो किसके अंदर मैं ज्यादा कंडीशंस को यूज कर पा रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, आई एम एबल टू यूज मोर कंडीशंस इन द केस ऑफ 2 इफ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है आपका रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है डियर, इट जनरेट्स अ लिस्ट विच इज अ स्पेशल सीक्वेंस टाइप, इट क्रिएट्स एन इटरेबल सीक्वेंस। देखो रेंज फंक्शन मैंने जब आपको सिखाया था तो हमने क्या किया था, हमने सीखा था कि उससे बहुत सारी वैल्यूज जनरेट हो जाती थी हमारी, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक होता है हम कंप्यूटर को एक एक वैल्यू दे, और एक होता है मैं उसको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू बता दूं और वो ऑटोमेटिकली उसमें से खुद ही ऑटोमेटिकली क्या करे, जनरेट करता रहे वैल्यूज। तो ऐसा मेथड मैंने कौन सा सीखा था, रेंज मेथड से सीखा था। तो रेंज करता है क्या, ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाता है इटरेबल सीक्वेंस में। इटरेबल का मतलब क्या होता है, आपका खुद 1 बाय 1 बनाएगा, पहले एक वैल्यू जनरेट करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर चौथी। तो ये इटरेशन होती है। इटरेशन का मतलब होता है 1 बाय 1, पहले एक वैल्यू को बनाया, फिर दूसरी को बनाया, फिर तीसरे को बनाया, एक सीक्वेंस में बनाया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेंज फंक्शन करता कैसे है। जैसे मैंने बोल दिया रेंज इज 0 to 5, अब मैंने 0 to 5 लिखा, तो पहले 0, अब वो बनाएगा क्या, वो ये बनाएगा 0 के बाद 1 2, अब वो कर क्या रहा है, पहले उसने 0 बनाया क्योंकि पहली वैल्यू 0 थी, उसके बाद ना ऑटोमेटिकली वो +1 का इंक्रीमेंट देता है। तो 0 + 1 में क्या बना, 1, तो 1 बन गया, फिर 1 + 1 2, 2 बन गया, फिर 2 + 1 3, 3 बन गया, फिर 3 + 1 4 बन गया, फिर 4 + 1 5। लेकिन 5 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है ना, जब वो उस पर आता है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है,
मतलब लास्ट वैल्यू सिर्फ एक चेकिंग की तरह यूज होती है, लास्ट वैल्यू पे उसने स्टॉप कर देना होता है, बट वो आपकी रेंज का पार्ट नहीं बनती, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर वर्किंग विद रेंज फंक्शन। और ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट आपका +1 का रहता है। अब जैसे मैंने बोला 5 0, मैंने बोला 5 से चल और 0 पे। अब देखो 5 मान लो आ भी जाए, एक्सक्यूज मी, मान लो आपका 5 आ भी जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है डियर कि अब जब सीक्वेंस इंक्रीज करूंगी तो वो तो 6 आएगा, लेकिन एक्चुअल में एंडिंग वैल्यू तो 0 है आपकी, मतलब ये 5 से इसको 0 तक जाना है। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ तो वो तो 7 8 9 10 ऐसे जाएगी, इसीलिए ये आपका रन नहीं करेगा। अगर आप इस ढंग से देते हो तो आपको एम्प्टी सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। अब मैंने दिया 12 से 18, तो बहुत सिंपल है, 12 13 14 15 16, लेकिन 17 तक ही जाएगा, लास्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। अभी ये सब केसेस है जब आप +1 का इंक्रीमेंट करते हो, बट से मेरे को +1 का इंक्रीमेंट नहीं करना, मुझे ज़्यादा का करना है, तो उस केस में मैं इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू डाल सकती हूँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सीक्वेंस जनरेट हो उसमें +2 का गैप है, तो पहले 0 आया, 0 + 2 2, फिर 2 + 2 4, फिर 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 8 + 2 10। अब क्योंकि 10 पे मैं लास्ट वैल्यू पे आ जाऊंगी तो ऑब्वियसली वो नहीं आपकी आएगी, तो 8 तक आपका सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 0 -1। तो देखो इसका मतलब क्या है कि 5 से स्टार्ट करो, 0 पे जाओ और -1 करते रहो। तो 5, फिर -1 पे गए तो 4, फिर -1 किया 3, फिर -1 किया 2, फिर -1 किया 1, फिर -1 किया तो 0 आया। अब क्योंकि लास्ट वैल्यू 0 थी, ये 0 था, तो 5 4 3 2 1 सीक्वेंस बन गया, 0 आपका शो ही नहीं हुआ। अब ये केसेस थे जिसके अंदर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दी होती थी, या स्टार्टिंग एंडिंग और गैप आपको दिया होता था, स्टेप वैल्यू दी होती थी, इंडेक्स कुछ भी बोलो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू दी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका जिसमें अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पहला स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है। तो उस केस में क्या होगा, कंप्यूटर इसको स्टार्टिंग वैल्यू की तरह कंसिडर नहीं करेगा। अगर सिर्फ एक नंबर दे रखा है तो वो उसको एंडिंग वैल्यू की तरह कंसिडर करेगा, और आपके सीक्वेंस को वो 0 से स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे वो 0 1 2 3 4 बना देगा, ठीक है, क्योंकि 5 पे तो आपका ये लास्ट वैल्यू बन गई। अब मान लो मैंने डाल दिया -5, तो कंप्यूटर नेगेटिव नंबर्स के लिए वर्क नहीं करता रेंज फंक्शन में, ठीक है। तो अगर मैंने -5 लिखा भी तो ऐसा नहीं है कि -4 -3 -2 -1 ऐसे करके कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इधर कोई एंडिंग वैल्यू है वो नहीं, 0 मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे आंसर नहीं देगा। नेगेटिव नंबर पे आपका रेंज फंक्शन वर्क नहीं करता। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एंडिंग मतलब ब्लैंक सीक्वेंस मिलेगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेंज फंक्शन डज नॉट वर्क ऑन नेगेटिव वैल्यूज। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन था। और ये बिल्कुल छोटा सा लास्ट में एक मैंने, क्योंकि करा रही हूँ तो ये भी कर ही लो, लास्ट जो कंस्ट्रक्ट होता है डियर वो आपका लूप्स का होता है। लूप्स मैंने क्यों बोले हुए है, जब भी आपको रिपीटिशन करना है किसी टास्क का, मैंने बताया था कोई पर्टिकुलर कोड है जो आप उसको 4-5 टाइम्स रन करवाना चाहते हो, जब तक यूज़र ना कहे तब तक वो एंड ना हो कोड, तो उस केस में हम किसको यूज़ करते हैं, लूप्स यूज़ करते हैं। लूप्स की मैंने आपको 2 नेम्स बताए थे और एक कोड करवा रखा है, पर हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। तो 2 लूप्स थे डियर आपके, फॉर एंड वाइल, ठीक है। एंड नेस्टेड लूप्स भी आपकी हैं। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, जब जैसे आप इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ स्टेटमेंट को डाल के अपना कोड बना सकते हो, सिमिलरली आप एक लूप के अंदर दूसरे लूप को डाल सकते हो। मतलब आप एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप को डाल सकते हो, आप एक वाइल के अंदर दूसरे वाइल लूप को डाल सकते हो, और आप एक फॉर के अंदर वाइल लूप को भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि फॉर के अंदर फॉर ही जाएगा, फॉर के अंदर वाइल भी जा सकता है। वो कोडिंग हमने बिल्कुल भी नहीं देखी है अभी के लिए, बट ये बता दूं कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है। और अगर ऐसा होता है कि आपकी एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला जाता है, तो उसको आप कौन सी कैटेगरी के अंदर करते हैं, वी नॉर्मली कॉल्ड इट एज नेस्टेड लूप। तो लूप विद इन या इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक डियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।